नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पर चर्चा किया था और आज हम लोग राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन से पहले हम लोग सबसे पहले कैसे कैसे राज्यों का विकास हुआ आगे, उससे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में कौन कौन से राज्य थे, कितनी देशी रियासतें थी और ब्रिटिश भारत के प्रांत कितने थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के समय भारत में 9 प्रांत, जिसको हम ब्रिटिश भारत के प्रांत कहते हैं, 9 प्रांत थे और 552 देशी रियासतें थी। ठीक है साथी, 9 प्रांत थे और 552 देशी रियासतें थी। ये 552 देशी रियासतों में 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए जो विलय पत्र दिया गया था उसमें हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, 549 देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन 3 रियासतें बची थीं। 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर नहीं किया था। कौन कौन सी थी? पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो अब भारत ने क्या किया, कैसे कैसे इनको शामिल किया, क्योंकि अखंड भारत के निर्माण के लिए इन तीनों देशी रियासतों का सम्मिलित होना भी बहुत जरूरी था। तो जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में परिणाम आया कि जूनागढ़ को भारत के साथ शामिल होना चाहिए। ठीक है, हैदराबाद, जो हैदराबाद की देशी रियासत थी, उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। पुलिस कार्यवाही, इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया साथियों? हैदराबाद को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर ने पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन बाद में क्यों किया था? क्योंकि इस पे पाकिस्तान के सिविल लोगों का दबाव आ गया था। ठीक है, दबाव या आक्रमण कह सकते हैं। आक्रमण हुआ या दबाव हुआ, इसने भारत से मदद मांगी और मदद के तौर पर यह शर्त रखी गई कि अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तभी भारत आपकी मदद करेगा। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से 552 देशी रियासतें और 9 प्रांत मिलकर अखंड भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत हमने देख लिया कि 9 प्रांत थे, 552 देशी रियासतें थी। 552 में 549 देशी रियासतों ने आसानी से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन जो 3 देशी रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने त्वरित रूप से
विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था और तत्पश्चात बाद में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। मूल संविधान में जो संघ और राज्य क्षेत्र थे वो उनका कैसे विवरण किया गया था, कैसे उन्हें बांटा गया था। तो मूल संविधान में 1949 में भारत के राज्य क्षेत्र या रियासतें, ठीक है, देखते हैं। इनको बांटा गया था मूलतः 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था साथियों? 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 4 भागों में मूल संविधान में भारत के देशी रियासतों और प्रांत को मूलतः 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला कौन सा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम। के भारत शासन अधिनियम के तहत जितने भी प्रांत जिसे हम ब्रिटिश भारत के प्रांत कहते हैं, उनको सभी को पहले वर्ग में शामिल किया गया था और इसको क्या कहते थे? का वर्ग। ठीक है साथियों, का वर्ग में किसको शामिल किया गया था? सभी पूरे भारत के, ब्रिटिश भारत के प्रांतों को, जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत का दर्जा दिया गया था, उनको का वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसके अलावा देखते हैं, खा वर्ग में किनको रखा गया था? खा वर्ग में भारत की बड़ी देशी रियासतों को रखा गया था। बड़ी देशी रियासतें, ठीक है, तो देशी रियासतों को रखा गया था खा वर्ग में, लेकिन जो क्षेत्रानुसार विस्तृत थी उनको खा वर्ग में रखा गया था। अगला, गा वर्ग में किन्हें रखा गया था? गा में छोटी देशी रियासतों को रखा गया था। गा वर्ग में छोटी देशी रियासतों को रखा गया था। ठीक है, घा वर्ग में किनको रखा गया था? जो अर्जित राज्य क्षेत्र थे उनको रखा गया था। अर्जित राज्य क्षेत्र, इसमें मुख्यतः कौन सा था? इसमें मुख्यतः था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों? 1949 के जो 1949 का जो भारत था, उस समय का जो तत्कालीन भारत था, उस समय मूल संविधान में भारतीय जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया था और 4 भागों में का वर्ग में 1935 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनको शामिल किया गया था। खा वर्ग में बड़ी देशी रियासतों को शामिल किया गया था जो क्षेत्र के अनुसार काफी विस्तृत थी, और गा वर्ग में छोटी देशी रियासतों को शामिल किया गया था। और उसके बाद घा वर्ग में अर्जित राज्य क्षेत्र, जिनको बाद में ब्रिटिश सरकार ने जीता था या उनको अर्जित किया था, उसे शामिल किया गया था। इसमें कौन सा है? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे मूल संविधान में 1949 में भारत का स्वरूप कैसा था और ब्रिटिश भारत के समय कितनी देशी रियासतें थी और कितने प्रांत थे, उनका विस्तृत रूप से हमने चर्चा कर लिया। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कैसे कैसे भारत में राज्यों को बांटा गया और उनका पुनर्सीमांकन किया गया। देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन का आरंभ होता है, अब यहां से होता है 1948 से। 1948 में दोस्तों इसके धार आयोग का गठन किया गया।
ठीक है साथियों, एसके धार आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले एसके धार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसे भारत के जो प्रांतों का पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा गया? इसको भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा गया। क्या कहा गया? भाषाई प्रांतीय आयोग। लेकिन इस आयोग ने भाषा के आधार पर, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 1948 में इसके धार की अध्यक्षता में जो आयोग बना उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1948 में, इसके तुरंत बाद 1948 में फिर से एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एक फिर पुनः एक आयोग बना नेहरू जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, JPV, जवाहरलाल नेहरू। तो 1948 में नेहरू जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 सदस्य थे। कौन कौन से? नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है दोस्तों, ये 3 सदस्य थे 1948 में जो नेहरू जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था उसमें। ठीक है, इसने भी पूरी तरह से भाषा को केवल एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया था। इसके आगे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक घटना हुई। क्या घटना थी देखते हैं। उसके बाद हुआ क्या साथियों कि 1953 में एक कांग्रेसी नेता थे, उनका नाम था पोट्टू श्री रामुलु। ठीक है, पोट्टू श्री रामुलु। इन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने की एक मांग की थी, लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तत्पश्चात इन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के दौरान इनका निधन हो गया। पोट्टू श्री रामुलु का निधन हो गया। इसी निधन के कारण एक देश में एक क्रांति की लहर आ गई। देश में एक लहर पैदा हो गई। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के लोगों में एक चेतना जागृत हुई। उन्होंने एक विद्रोह की लहर आ गई और इस प्रकार से 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर। ठीक, एक पृथक राज्य बना दिया गया। ठीक है साथियों, क्या किया गया? 1953 में पोट्टू श्री रामुलु की जो कांग्रेसी नेता थे उनका निधन हो गया और उनके निधन के कारण आंध्रा की जनता में एक विद्रोह और क्रांति की चेतना उत्पन्न हो गई और उसके दबाव में आकर सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य बना दिया। ठीक है, उसके तुरंत बाद एक फिर से आयोग का गठन होता है।
तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन सा? फजल अली आयोग। ठीक है दोस्तों, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसके अन्य 2 सदस्य भी थे। कौन कौन सा? KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है दोस्तों, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 2 सदस्य और थे। कौन कौन से? KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है, इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने भाषा को आधार के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, भाषा को आधार के रूप में, कौन से आधार के रूप में? राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल भाषा को आधार माना जाए, इस बात पर ऐतराज जताया। ठीक है, केवल भाषा को आधार नहीं माना जा सकता। ठीक, ये 2 बातें इस आयोग ने कही। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से 4 आयोग पढ़ लिए? ठीक है, 3। 1948 में एस.के. धार की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया, भाषाई प्रांतीय आयोग उसे कहा गया। इसने भाषा को आधार मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद 1948 में ही JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 लोगों की एक और तीन सदस्यों के साथ एक और आयोग का गठन किया गया, जिसमें इसने भी भाषा को आधार मानने से इंकार कर दिया। उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने भाषा को एक आधार के रूप में तो स्वीकार किया, लेकिन केवल भाषा को आधार मानने से मना कर दिया। तो केवल भाषा को आधार मानने से मना कर दिया, तो अन्य क्या बातें आई फिर सामने? अन्य बातों के रूप में इसने कहा कि प्रशासनिक एकीकरण, दूसरा और क्या? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ कौन सी? सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक एकीकरण, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अन्य इत्यादि, और अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाषा के आधार पर ही केवल राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से भारत के जो राज्यों का पुनर्गठन का जो पहले का जो प्लान तैयार हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ, और 1953 के द्वारा फजल अली आयोग के द्वारा ये सब बातें भी कही गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन देखते हैं साथियों। 7वें संविधान संशोधन 1953 तक अभी हम लोग डिस्कस कर चुके। 7वें संविधान संशोधन 1956 तक देश में कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है साथियों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इस प्रकार से
इसके आगे का हम कैसे कैसे कौन कौन सा राज्य कब सम्मिलित हुआ, उसका कब पुनर्गठन किया गया, कब सीमांकन किया गया, ये सब हम आगे अब विस्तृत रूप से देखते हैं। ठीक है, 1956 तक की चर्चा हम लोगों ने यहां तक कर ली, उसके आगे देखते हैं। उन्नीस सौ छप्पन के बाद 1960 में दोस्तों, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को पृथक कर दिया गया और राज्य बना दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को। उसके बाद 1962 में गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव को यूटी का दर्जा दिया गया। कौन सा? यूटी। ये ध्यान रखना है, आगे हम लोग देखेंगे कि दमन दीव का और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है और गोवा को इस समय पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, तो ये भी हम आगे जानेंगे। लेकिन 1962 में इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को पृथक राज्य बनाया गया। 1966 में साथियों किसको? हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ को पृथक किया गया और हरियाणा को राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1971 में साथियों हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाया गया, पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में एमएमटी, कौन कौन सा? मणिपुर, मेघालय और ये त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, एमएमटी। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पृथक राज्य बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया और एक पृथक राज्य के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 75 के बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को पृथक राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1987 अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया? 1962 में। और पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। यह ध्यान देने वाली बात है कि गोवा को यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 1962 में और 1987 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है साथियों, उसके बाद 2000 में सन 2000 में कौन कौन से अलग किए गए राज्य? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो 2000 में झारखंड को बिहार से, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पृथक राज्य बनाया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके पृथक राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके पृथक राज्य बनाया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके पृथक राज्य बनाया गया। उसके बाद
तत्पश्चात वर्ष 2014 में साथियों तेलंगाना को आंध्रा से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया। तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को बांट करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 2 यूटी का गठन किया गया। इसमें यहां डेट याद करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर को बांटकर, ठीक है। 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नागर हवेली इन दोनों को सम्मिलित कर एक यूटी, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नागर हवेली को दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार से 1953 में आंध्रा बनाया गया, 56 में उसको मंजूरी दी गई, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया या महाराष्ट्र और गुजरात को पृथक राज्य बनाया गया, 1962 में गोवा को और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया, 1963 में नागालैंड को पृथक राज्य बनाया गया, 1966 में हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में एमएमटी मतलब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 75 में सिक्किम। ये हमने पढ़ा था कि 35वें और 36 अमेंडमेंट, इसके द्वारा सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया और पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पृथक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाया गया। तेलंगाना को 2014 में पृथक राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार किया गया। किस नाम से? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। इस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन का हमने पूरा विवरण विस्तृत रूप से चर्चा किया और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट है। किसी भी वनडे एग्जाम में ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा का पूरा भारतीय संविधान का कैसे कैसे विकास हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय राज्य और संघ भारतीय संघ और राज्य, इस पे चर्चा कर लिया। आगे हम लोग नागरिकता पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।